राजेश आएगा तो उसके साथ ही। अच्छा मालिक। हेलो जी, वो तो नहीं है। जी हाँ, एक मिनट। मालिक, इंस्पेक्टर साहब। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कहिए। जी नहीं, वो तो किसी काम से बाहर गया हुआ है। 10 बजे आऊँगा ऐसा कहकर गया। जी 10 तो बज चुके हैं, बस आता ही होगा। ठीक है ठीक है, कल सुबह मैं भेज दूँगा। गुड नाइट। राजेश बाबू के आते ही आ जाऊंगा। इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं और मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। कल रात योगेश बाबू और मालकिन का कत्ल भी रात 10 बजे के बाद ही हुआ था। मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। मैं जा रहा हूँ। शंकर, शंकर ठहरो।
जब खुद पर आती है तो माफी मांगते हो, गिड़गिड़ाते हो। तुम्हें तो मैं वो मौत मारूंगी कि फिर कोई ससुर अपनी बहू को जलाने की कोशिश तो क्या सोच भी नहीं सकेगा। बोलो कैसी मौत मरना चाहते हो? मुझे माफ कर दो, मेरा सब कुछ लुट चुका है। जब आप सब कुछ खो ही चुके हैं तो जीकर क्या करेंगे? आप जरा मेरी मदद कीजिए। मदद? कैसी मदद? आप इतना बताइए कि आप कैसी मौत मरना चाहते हैं, ताकि जब आप मरे और दुनिया को असलियत का पता चले तो ऑटोमेटिक शक्ति का संचार हो, हर बहू मेरी तरह आप जैसे शैतानों का मुकाबला करे। बोलिए कैसी मौत मरना चाहते हैं? मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। ये ऐसे नहीं मानेगा, पकड़ो इसे। शंकर तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, मैं अभी आया।
जी की लाश कहाँ है? आपके जाने के बाद मुझ पर पीछे से किसी ने वार किया। मैं बेहोश होकर यहाँ पर गिर पड़ा। इसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। ओह, तो ये बात है। हेलो एक्सचेंज, गेट में 143। हेलो माइकल, उस औरत को पकड़ कर ले आए, उसकी ठीक तरह से खातिर नवाजी करना। मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ। क्या हाल चाल है एडवोकेट राजेश? शंकर, तुम बाहर जाओ। ओह, तो तुम आ ही गए। बिल्कुल। वैसे भी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार क्यों? बताता हूँ। हेलो एक्सचेंज, गेट में 143। हेलो माइकल, उस औरत से जरा बात कराओ। लो, अपनी माँ से बात करो। मेरी माँ से? हेलो हेलो माँ, हेलो माँ, तो कैसी हो माँ? हेलो माँ, माँ। कमीने, तूने मेरी माँ को किडनैप किया है। मुझसे टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। सब कुछ खो जाने के बाद अभी तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आया है क्या? सब कुछ खोया है तो सब कुछ पा भी लूंगा। तुम क्या वापस पा सकते हो? बोलो, तुम क्या वापस पा सकते हो? अपनी माँ को वापस पा सकते हो, अपने बाप को वापस पा सकते हो, अपने भाई को, अपनी बहन को, क्या इन तुम सबको वापस पा सकते हो? बकवास बंद करो और पहले वो दोनों कैसेट मेरे हवाले कर दो जो तुम्हारे पास है। बाद में वो राज बताओ जो तुम जानते हो। मैं सच कुछ कहता हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। बको मत। पहले ये बताओ कि मेरे साथ मौत का ये भयानक खेल कौन खेल रहा है और बाथरूम से लाशें गायब कैसे होती है? मैं सब कुछ कहता हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। हाँ, सिर्फ रोमा से कहने से मैंने वो ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट रिकॉर्ड की थी। इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। हेलो एक्सचेंज, गेट में 143। हेलो माइकल, उस औरत को। हेलो माइकल, मैं बाद में फोन करता हूँ। मैं आपको सब पता बताओ, क्या राज जानते हो तुम? मैं ये कहता हूँ, रोमा जिंदा है। रोमा जिंदा है। मैं जिंदा हूँ और मौत का ये भयानक खेल मैं नहीं खेला। मगर तुम तो मेरी रिवॉल्वर की गोली से मर चुकी थी ना? उसमें नकली गोलियां थी। तो क्या सेठ राम अवतार तुझसे मिला हुआ था? नहीं, उस वक्त से रामावतार जी का आना महज एक इत्तेफाक था। अगर वो नहीं आते तो रंजीत आ जाता, ताकि आप हड़बड़ी में मेरी लाश बाथरूम में छुपा दें, क्योंकि लाश को गायब करने का वही एकमात्र रास्ता है। तो क्या बाथरूम में कोई तहखाना है? हाँ, और मैं जानती थी कि इस तहखाने का राज आप में से कोई नहीं जानता। मगर तुम कैसे जानती थी उस तहखाने का राज? उस तहखाने का राज मुझे धर्मा ने बताया था। धर्मा? कौन वो डाकू धर्मा? उसे डाकू मत कहो, डाकू तो तुम हो। उसमें इंसानियत का जज्बा है, मगर तुम इंसान के रूप में शैतान हो, समाज का एक बदनुमा दाग हो। मगर तुम कैसे जानती हो उस धर्मा को? जेल से फरार होने के बाद सबसे पहले उनकी मुलाकात मुझसे हुई थी। यानी आपने जब उनसे मेरी मौत का सौदा किया, उससे पहले हम मिल चुके थे। उन्होंने आपसे मेरी मौत का सौदा किया, वो भी मेरी चाल का एक हिस्सा था। दरअसल उस दिन मैं बहुत पहले, यानी सुबह 7 बजे दिल्ली से लौट चुकी थी। मैंने धर्मा को कोई भी दीवार फांद कर तहखाने में जाते देखा। मैंने उसका पीछा किया और वहीं बैठकर हमने मौत के इस भयानक खेल को बनाया। मगर धर्मा को उस तहखाने का राज कैसे मालूम था? ये मैं बताता हूँ। कौन हो तुम? पहचाना?
कमीने, तुमने सौदा हमसे किया और मार डाला मेरी बहन को। तुम्हारी बहन के मौत का मुझे वाकई बहुत अफसोस है, मगर चलो इसी बहाने तुम्हें किसी के मरने के गम का एहसास तो हुआ, वरना तुम तो पूरे जंगली जानवर बन चुके थे। रहा सवाल तहखाने के राज का, तो वो मुझे ठाकुर प्रताप सिंह ने बताया था, जिससे तुमने ये कोठी खरीदी थी। इस कोठी में तो मेरा बचपन बीता है, समझे? एक्सचेंज गेट मी 100 हद कर दिया है।
आप आके मुझे हिरासत में ले लीजिए। मैं आपका कोठी में इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू। ये तुमने क्या किया बेटी? ये इल्जाम तो मैं अपने सर ले लेता। एक कत्ल की भी वही सजा है जो 10 कत्लों की। तुम तो अभी जवान हो, तुम्हारे लिए तो सारी जिंदगी पड़ी। ये बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि पुलिस मुझे सरेआम ले जाए, अदालत में मुझ पर मुकदमा चलाया जाए, ताकि औरत को बुरा समझकर उनका शोषण करने वालों का क्या हश्र होता है ये दुनिया को पता चले। मेरी आहुति सारी नारी जाति के लिए एक मिसाल बनकर रहेगी। मगर एक बात समझ में नहीं आई, जब आप पहली बार मिले और आपने मुझे साथ देने का वादा किया, तब से लेकर अब तक का बराबर मेरा साथ देते रहे। क्यों? इसकी वजह मैं नहीं जानती। ये खत पढ़ लो, तुम सब कुछ समझ जाओगे। मुझे पिताजी, ये मेरे जीवन की डायरी का आखिरी पन्ना है और जिंदगी की आखिरी मोड़ पर बस इतना ही कहना। कल फिर एक बार मेरी डोली निकलेगी। इस बार तार जोड़े में सजी हुई गाजे गाजे के साथ नहीं, बल्कि बांस की कब्जियों पर सर से पैर तक लिपटे हुए राम नाम सत्य। लोग राम के नाम को सत्य कहेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि कितने असत्य ने मुझे मारा है। माँ, क्यों रोती है तुम? विधा तो पहले ही पड़ चुकी थी, मैं तेरे लिए तो पहले ही मर चुकी थी। भूल जाना इस कल हुई को, जिसे कल तुमने दुल्हन का सजाया था और बताया था कि वही है तेरे परमेश्वर का घर। पर क्या बताऊं माँ, जब वो परमेश्वर तुम्हें सताने लगा, हर बार महीने मांगे गाने लगा, तुम्हारी बेटी को खोदने लगा, कसने लगा, जलने लगा, जलाने लगा, लड़ने लगा कि परमेश्वर सुनने में चूक हो गई है तुमसे। बापू, याद आते हैं तुम्हारे जूते के पीछे हुए तल, जो इसलिए कहते कि अच्छा घर मिले, वर मिले, पीछे और तुम खूब पीछे। सिर्फ तुम्हारे जूते ही नहीं पीछे, पर तुम पूरे के फर्श के कुएं में फिर भी कहते रहे, जो चाहोगे मिलेगा जवाई बाबू, जब चाहोगे मिलेगा जवाई बाबू, जितना चाहोगे मिलेगा जवाई बाबू। बाबू, बहुत शैतान थी तुम्हारी लाडली, इसे उसकी शैतानी समझ लेना, कंधा देना, पर रुमाल मत लेना, ताकि लोग देख सके रोते हुए बाप का चेहरा, कर्ज के कुएं से भी गया तुम्हारे देखा ये देखा बेटी, ये था मेरी बेटी का आखिरी खत। उन जालिमों ने उसे मार डाला। उसकी माँ अपनी जवान बेटी की मौत का गम बर्दाश्त न कर सकी, पागल हो गई बेचारी। आज भी पागल खाने में लोहे की सीखों के पीछे एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो अपनी मौत का इंतजार कर रही है। मैंने तमाम बड़े लोगों के हाथ पैर जोड़े, कानून का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कानून तो अंधा होता है। उसे न्याय करने के लिए सबूतों की जरूरत होती है, और सबूतों के न होने की वजह से वो सब साफ साफ बच गए। और तब मेरे ज़मीर ने मुझे ललकारा। उसने कहा, धर्मा, उठ धर्मा, इन दो दौलत के भूखे भेड़ियों को छोड़ मत। यही है तेरा कानून और यही इंसाफ भी है। और तब मैंने कानून अपने हाथ में ले लिया
और इन दौलत के भूखे भेड़ियों को चुन चुन कर मार डाला। और इस तरह भारतीय सेना का एक बहादुर सिपाही धर्म सिंह आज का खतरनाक मुजरिम धर्मा बन गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप धर्मा, तुम यहाँ? ये है वो वीडियो कैसेट, देखकर आप सारी असलियत जान जाएंगे। तो क्या इस खूनी साजिश में डाकू धर्मा भी तुम्हारे साथ था? इन्हें डाकू मत कहिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें डाकू मत कहिए। ये तो बेचारा हालात का मारा है। असली डाकू तो ये हैं जिनके साथ मैंने मौत का एक भयानक खेल खेला है। ये और इस प्रकार के लोग सफेद नकाब ओढ़कर समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो हम जैसी नारियों को अबला समझकर उनका शोषण करते हैं, उनकी इज्जत से खेलते हैं। मेरा ये प्रश्न है अब आपसे और सारे समाज से कि असली डाकू कौन है, असली गुनहगार कौन है? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। ये प्रश्न है एक बहू का। चलिए तो सबसे पहले आपके सामने आ रही है और उसके बाद इनकी बेटी रीता, उनका पात्र अदा किया कुमारी नंदा रामचंद्रानी। और उसके बाद आते हैं एडवोकेट राजेश श्री प्रदीप जोशी, सेठ दीनदयाल श्री एल चिंजारा, योगेश वो है श्री हरीश बवानी, शंकर यानी इस कोठी का। अच्छा, उसके बाद आते हैं सेठ राम अवतार श्री जगदीश जानी, रोमा बहू का पात्र अदा किया कुमारी रेणु वजीरानी, इंस्पेक्टर सक्सेना श्री प्रकाश मैदासनी, डाकू धर्मा श्री सुभाष थावानी, और रंजीत का पात्र अदा किया श्री खुशहाल पाटनिया। ब्लैक मेलर आ रहे हैं हमारे सामने। इसके बाद इसमें दो अन्य कैरेक्टर थे, उसकी जो आवाज रिकॉर्ड की थी वो है श्रीमती चित्रलेखा तगलानी। उसके बाद दोस्तों, ये सारा नाटक जो आपने देखा, इस नाटक में ये तो मंच पर सारे जो कलाकार थे इन्होंने ये काम किया, लेकिन नाटक की सबसे बड़ी खूबी होती है कि मंच के बाहर रहकर भी जो कलाकार काम करते हैं उनका परिचय भी मैं आपको देना चाहूंगा। तो हमारे जो मंच के इस साइड के एक कलाकार थे वो हैं श्री गिरधर पट्टी, जो बीच बीच में लाइट भी संभालते थे, और दूसरे हैं श्री खुशहाल पाटनिया जो लाइट संभाल रहे थे, और इस साइड जो हमारी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर जो साथ दे रहे थे, जो मरने के बाद बीच में हरीश बमानी भी आकर बैठे थे, और उसके बाद थे दूसरे सहायक मिस्टर गिरधर भट्टी, सॉरी मिस्टर छगन भट्टी, दो भट्टी हो गए। छगन भट्टी हमारी लाइटिंग नीचे संभाल रहे थे, और माइक सर्विस जिसमें सिर्फ ये 3-4, वैसे पिछला ड्रामा हमने स्टेज के ऊपर 18 माइक लगा कर किया था, लेकिन इस बार ये सिर्फ 4 माइक हैं, और ये सर्विस हमने राजकोट से मंगाई थी। उसकी साउंड सर्विस वाले थे मिस्टर सिंगाला साउंड सर्विस राजकोट, और बाकी की जो ये लाइटिंग पूरी इफेक्ट्स है और पूरे जो स्पीकर और बाकी की जो साउंड सर्विस है वो श्री मोहन सोलंकी की है। और इसके अलावा और कोई रह जाता है क्या? अब सबसे बड़ी महत्व की बात, क्योंकि ये जो सेट आपने देख रहे हैं, पिछले नाटक के अंदर हमने 5 शो जो किए वो हम सेट बाहर से कहीं भाड़े पे ले आते थे, जो बहुत महंगा पड़ता था। इसलिए इस वक्त हम सारे कलाकारों ने
इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके और इसका जो पूरा डिजाइन किया है और इसकी जो पूरा ये पूरी 1 महीने की मेहनत का इसका नतीजा है। ये बिल्कुल आधुनिक फोल्डिंग सेट है, इसको आप टैक्सी में भी बांध कर ले जा सकते हैं। इस तरीके से फोल्डिंग हमने बनाया है। और दूसरे हमारे आपको हैं, उसके बाद हमारे और जो साथी कलाकार थे जो ड्रेसेस वगैरह संभाल रहे थे वो थी श्रीमती इंदिरा वजीरानी और श्री वजीरानी। तो वो दोनों कहाँ है? बैठ आइए यार। ये मिस्टर संतोष वजीरानी है, इन्होंने भी हमें सहायक के रूप में काफी योगदान दिया है। भाई आपकी पत्नी कहाँ है? हाँ, ये है जो हमारे लेडी साइड में सबके ड्रेसेस वगैरह का काम करती थी। और अंत में मैं चिनियारा भाई ने माइक सौंपा पहला एक ગૌરવની વાત આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું। મુંબઈમાં જેમણે નાટકો જોયા હશે તેમને ખ્યાલ હશે કે નાટકના સેટ્સ જે જોવા મળે છે એ મોટાભાગના નાટકોના સેટની ડિઝાઇન છેડ પરેશની હોય છે। તેમાંના છેડ વાયા આપણા કચ્છના જ છે। આજે કચ્છમાં રંગભૂમિ માટેનો આધુનિક અને ફોલ્ડિંગ સેટ માત્ર નાટ્યવૃંદ પાસે જ છે, જેનું અમને આપણને ગૌરવ છે। અને એનું ડિઝાઇનિંગ કામ તમામ જાતનું ડિઝાઇનિંગ ભાઈ શ્રી સુધીરભાઈ કિનારાએ કર્યું છે। એટલે અત્યારે આપણા છેડ વાયા જ છે। અને 17 અને 18 જૂન અમે જુનાગઢ જઈએ છીએ આપના આશીર્વાદ સાથે અને મોરબી શ્રી કિનારા। आपके सामने नाटक में जिसने एक पूरे नौकर का रोल किया था वो हैं मिस्टर प्रकाश रावल। हकीकत में वो असिस्टेंट डायरेक्टर का भी इस नाटक में हिस्सा ले रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के और काम कर रहे हैं। और अंत में ये नाटक के लेखक और दिग्दर्शक हैं एम.डी. रामचंद्रानी, ये भी हैं। अंत में मैं आप सबका आभारी हूँ और आपका आशीर्वाद चाहिए कि हमारा ये शो जूनागढ़ में 17 और 18 तारीख को कामयाब रहेगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आप सबने हमें शांति से तकलीफ में हाथ दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।